के दोस्तों को एक बार फिर मेरा नमस्ते। आज मैं फिर आपके साथ सीधी बात करूँगा। आप लोगों का सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करूँगा कि कई कुछ दिनों से जो कार्यक्रम मैं आपके सामने कर रहा हूँ, उसे आप खूब पसंद कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग उसे कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस चर्चा को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नई परख के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सिफ़ारिश करें कि वे भी हमारे साथ जुड़ें। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, जिस पर मुझे कम से कम 4 दिन पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। ठीक उसी समय ये बात होनी चाहिए थी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ ठोकते हुए कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मरी हुई इकोनॉमी है। और जैसे ही ट्रंप ने यह कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कलेजे में यह बात तीर की तरह लगी। उनके मित्र ट्रंप ने जो आघात किया था, उससे उनके दिल में गहरा घाव हो गया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के कलेजे के इस घाव पर यह कहकर नमक मिर्च छिड़क दिया कि हाँ, अर्थव्यवस्था मरी हुई ही है। सब जानते हैं कि इस हकीकत को, लेकिन सिवा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के, सरकार अपनी तरफ से ये नैरेटिव चलाती रहती है कि चारों तरफ अमृतकाल आया हुआ है और हम लोग तेजी के साथ विकसित राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ट्रंप जब ये कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, तो उनके कहने से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जो आंकड़े भारत सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर हमारे सामने पेश करता है, उसका पूरी तरीके से प्रतिकार हो जाता है। जैसे ही राहुल ने यह कहा, गोदी मीडिया और राहुल के कई स्वयंभू शुभचिंतक उन पर यह कहते हुए टूट पड़े कि उन्होंने ट्रंप की बात दोहराकर फिर से एक गलती कर दी है। लेकिन क्या वास्तव में राहुल ने ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाई थी? नहीं, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि राहुल ट्रंप को सख्ती से नापसंद करते हैं। उन्होंने भरी लोकसभा में अभी कुछ दिन पहले ही मोदी को चुनौती दी थी कि वे सदन में साफ कहें कि ऑपरेशन सिंदूर का संघर्ष विराम कराने के मामले में ट्रंप झूठ बोल रहा है। ध्यान कीजिए, उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था, ट्रंप झूठ बोल रहा है। देखने की बात है कि राहुल यहां ट्रंप के लिए सम्मानजनक लहजे का भी इस्तेमाल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी आप पूछ सकते हैं कि राहुल को ट्रंप की बात का समर्थन करने की जरूरत क्यों पड़ी? इससे पहले कि मैं राहुल गांधी द्वारा ट्रंप के वक्तव्य का समर्थन करने के कारणों की व्याख्या करूं, मेरे लिए यह साफ कर देना जरूरी है कि यह मसला मेरे लिए अहम क्यों है और क्यों मैं 4 दिन बाद भी इसकी चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, अगर आप मुझे सुनते रहे हैं तो आपको पता होगा कि 2024 में मोदी के बहुमत खोने के प्रमुख कारण मेरी निगाह में क्या हैं। मैं मानता हूं कि उस समय अचानक जो एंटी इनकम्बेंसी या सरकार विरोधी भावनाएं प्रकट हुई थी, उनका मुख्य कारण मोदी की आर्थिक मोर्चे पर विफलता थी। भाजपा और संघ सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, पर गिरती हुई अर्थव्यवस्था को मैनेज नहीं कर सकते, बढ़ती हुई बेरोजगारी को मैनेज नहीं कर सकते, बढ़ती हुई महंगाई को मैनेज नहीं कर सकते, झूठे आंकड़े और लफाजी से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ सकती। मैं मानता हूं कि मोदी जी कितने भी विधानसभा चुनाव जीत लें, लेकिन 2029 से ठीक पहले अर्थव्यवस्था के ही रास्ते उन्हें हराने वाली एंटी इनकम्बेंसी प्रकट होगी। भाजपा और संघ का ताश का महल ढह जाएगा। दोस्तों, आप समझदार हैं और आप जानते हैं कि इस प्रश्न पर बहस करना बेमतलब है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है या जीवित है। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुमुखी और गहरी जड़ों वाली अर्थव्यवस्था है। इसकी मृत्यु की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर कभी इसके 1 या 2 सेक्टर खराब प्रदर्शन करते हैं, तो दूसरे सेक्टरों का अच्छा प्रदर्शन उसे संभाल लेता है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी इस हकीकत को जानते हैं और भारतीय संसद में विपक्ष के नेता भी इस हकीकत को जानते हैं। फिर उन दोनों ने यह बात क्यों कही? दरअसल ट्रंप ने यह बात चिढ़कर कही है, क्योंकि वे भारत से अपने मन का वाणिज्य समझौता अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। उनकी कोशिशें जारी हैं और मैं मानता हूं कि 25% टैरिफ लगाने की घोषणा को भी दबाव डालने के हथकंडे के तौर पर देखा जा सकता है। राहुल गांधी, जैसा कि मैं कह चुका हूं, राहुल गांधी ट्रंप की ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका के कड़े आलोचक हैं, पर इस मामले में उनकी सहमति दरअसल किसी मसले को तीखे ढंग से रेखांकित करके राष्ट्रीय मंच पर पेश करने के लिए एक उत्तेजक वक्तव्य देने की युक्ति के तौर पर देखी जानी चाहिए।
खासतौर से तब विपक्ष के लिए, विपक्षी नेता के लिए यह करना बहुत जरूरी हो जाता है जब दूसरा पक्ष लगातार अर्थव्यवस्था की एक गुलाबी तस्वीर पेश कर रहा हो और मीडिया की तरफ से भी यह तस्वीर ठीक से सवालिया निशान, इस तस्वीर पर ठीक से सवालिया निशान न लगाए जा रहे हो। दरअसल हकीकत यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था अपनी मृत्यु और उसके अमृतकाल जो सरकार द्वारा प्रचारित है उसके बीच खड़ी है। जाहिर है अर्थव्यवस्था में प्रगति की संभावनाएं हैं, पर वे संभावनाएं भविष्य के गर्भ में हैं। आज की क्षण में, आज की तारीख में अर्थव्यवस्था प्रगति नहीं कर रही है। अर्थव्यवस्था का वर्तमान मुश्किलों और संकटों से भरा हुआ है। यह एक ऐसा समय है जिस पर होने वाली चूकें हमारे भविष्य को पूरी तरीके से हाशियाग्रस्त कर सकती हैं। सरकार, उसके थिंक टैंक और समर्थक जिन आंकड़ों के आईने में अर्थव्यवस्था को दुनिया के पैमाने पर ऊंचाइयां नापने वाले दिखाना चाहते हैं, उनकी कमजोरी जरा सी आप ऊपरी परत खुरचिए, साफ हो जाती है। अब मैं आपके कुछ उदाहरण दूंगा जिनसे आंखें खुल जाने वाले उदाहरण हैं। और सरकार का जो वितंडा है, सरकार का जो प्रचार है, उसकी भी इन आंकड़ों से पोल पूरी तरीके से खुल जाती है। कहा जाता है कि भारत का सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, उसने एक्सपोर्ट के मामले में शानदार कामयाबी हासिल की है। आईटी एक्सपोर्ट की, भारत के आईटी एक्सपोर्ट की बड़ी तारीफें की जाती हैं। लेकिन अगर आप ग्लोबल ट्रेड के पैमाने पर भारत के आईटी एक्सपोर्ट को रखकर देखेंगे तो आप पाएंगे उसमें भारत का हिस्सा केवल 4.6% है। यानी भारत का जो सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट है वो ग्लोबल पैमाने पर 4.6% से बड़ा नहीं है। यही हालत मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की है, यानी वस्तुओं और माल के निर्यात की है। ग्लोबल ट्रेड का वह केवल 2% है। हम जानते हैं कि 90 के दशक से ही भारतीय अर्थव्यवस्था निर्यातोन्मुख प्रगति के रास्ते पर चल रही है। यानी जितना भारत निर्यात करेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था उतनी ही आगे बढ़ेगी। ये सब चीजें दोनों निर्यात के मामले, इसीलिए निर्यात के मैं आंकड़े दे रहा हूं। और यही कारण है कि जब ट्रंप भारत के ऊपर भारी टैरिफ लगाते हैं तो पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था बेचैनियों से भर जाती है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ से ग्लोबल ट्रेड में ये 4.6% और 2% का आंकड़ा है, ये और भी नीचे चला जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री के सलाहकार और दावेदार लोग हमेशा एक अजीब तरह के राष्ट्रवादी गर्व का सहारा लेते हुए एक तरफा अंदाज में कई बातें कहते हैं। जैसे 2024 के अंत में पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, केंद्र सरकार की संस्था है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने दावा किया कि सन 2000 के बाद से भारत का एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, $1 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। ट्रिलियन का मतलब होता है खरब, तो 1 खरब। यह आंकड़ा सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन यह ग्लोबल एफडीआई का केवल 2.5% है। यानी जिस आंकड़े को लेकर इतनी डींग मारी जा रही है वह दरअसल ग्लोबल एफडीआई का केवल 2.5% है। जिस समय कोविड का वायरस सारी दुनिया में फैलाने के कारण चीन को बदनामी मिल रही थी और चीन से निवेश का पलायन हो रहा था, तो सरकारी नैरेटिव यह चलाया गया कि इससे भारत को बहुत फायदा होगा। लेकिन क्या ऐसा कोई फायदा हुआ? भारत में यह निवेश आया, लेकिन केवल 10 से 15% के बीच। बाकी दूसरे देशों में यह निवेश चला गया, यहां तक कि वियतनाम, कोरिया ऐसे देशों में यह निवेश ज्यादा चला गया। भारत के विशाल मध्यवर्ग की सुनहरी तस्वीर बहुत उकेरी जाती है और माना जाता है कि विशाल मध्यवर्ग के कारण भारतीय बाजार बड़ा जबरदस्त है, इसलिए सारी दुनिया भारतीय बाजार को हमेशा ही उम्मीद की निगाहों से देखती रहती है। लेकिन अब देखिए, अगर भारतीय बाजार बहुत जबरदस्त होता और भारत के मध्य वर्ग में काफी क्रय शक्ति होती, तो इस वक्त हमारा जो रेट ऑफ कंजम्पशन है, यानी जो उपभोग की दर है, वो नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाती। इस समय भारत में उपभोग की दर बढ़ने की रफ्तार केवल 3% है। चूंकि भारतीय बाजार में भारत के लोग उपभोग कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास क्रय शक्ति नहीं है, इसलिए निर्यात पर उसकी निर्भरता और बढ़ जाती है। इस बात को ट्रंप समझते हैं, इसीलिए वो जानते हैं कि अगर भारत के ऊपर वो टैरिफ लगाएंगे तो भारतीय मोदी को और ज्यादा दबाव में लेने में उन्हें आसानी होगी। अब हम लोग जानते हैं कि जो टूरिज्म है, खासतौर से इंटरनेशनल टूरिज्म है,
वो विदेशी मुद्रा बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के भारत में आने की वृद्धि दर केवल 1.5% है। अभी अभी प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि भारत का डिफेंस बजट, प्रतिरक्षा बजट पिछले 10 साल में कई गुना बढ़ गया है। लेकिन अगर आप जीडीपी के कसौटी पर इस बजट को कसें तो यह वृद्धि दर केवल 2% पर रुकी हुई है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था की प्रगति नापने का एक मापदंड है जिसको अर्थशास्त्री नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी का मैं मतलब थोड़ा समझा देता हूं आसानी के लिए। अगर पूरे देश में एक साल में जिन चीजों का उत्पादन हुआ और जिन सेवाओं का उत्पादन हुआ, उन सबके कुल मूल्य को जोड़ दिया जाए और वर्तमान मूल्य पर, वर्तमान दामों के आधार पर जोड़ा जाए, तो जो आंकड़ा आएगा उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। आमतौर अभी पिछले दिनों हमें गर्व है, हमें गर्व है, हमें गर्व है की शैली में दावा किया गया कि इस नॉमिनल जीडीपी में हम ब्रिटेन के बराबर हो गए। असलियत क्या है? 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $2250 थी और ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय $46,115 थी। सोचिए, $2250 और $46,115। 2025 आते आते भारत ने भी अपनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई और ब्रिटेन ने भी अपनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई। ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर $54,949 हो गई और भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,879 हो गई। यानी ब्रिटेन ने इन 4 वर्षों के अंदर अपनी प्रति व्यक्ति आमदनी $8,000 बढ़ा दी और भारत केवल $600 ही बढ़ा पाया। 2011-12 से पहले यानी यूपीए के शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था कई वर्षों तक 8 से 9% की बेहतरीन दर से बढ़ती रही, लेकिन 2014 के बाद से ही यह वृद्धि दर औसतन 6% के आसपास ही चल रही है। अभी आईएमएफ और विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की जो भविष्यवाणी की है, उसमें वो 6.4 ही है, इससे ऊपर नहीं है। अच्छा, अब जरा इसके मुकाबले अपने पड़ोसी देश चीन की प्रगति पर गौर कीजिए। 1987 में नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत और चीन तकरीबन बराबर थे। 1990 में चीन थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन इस समय 2025 में क्या हालत है? उसका जीडीपी भारत से 4.6 गुना अधिक है, यानी 4.5 गुना से भी ज्यादा है। चीन एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन चुका है। प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के मामले में उसकी तुलना अमेरिका से की जाती है। अब मैं चलते चलते, बहुत आंकड़े मैंने आपको सुना दिए, लेकिन जरूरी थे, मामला अर्थव्यवस्था का था। अब मैं चलते चलते एक पते की बात आपको बताता हूं। इससे पता चलेगा कि भारत की अमीरी का रहस्य क्या है, उसकी असलियत क्या है। भारत की आबादी के सबसे ऊपर के 1% लोगों को माना जाता है कि वो बेतहाशा अमीर हैं, यानी कि अल्ट्रा रिच हैं। 1.5 अरब लोगों के का जो केवल 1% हिस्सा है सबसे ऊपर का, उसके बारे में माना जाता है कि वे अल्ट्रा रिच हैं। आप जानते हैं कि अगर आप इस अल्ट्रा रिच क्लब में शामिल होना चाहें तो आपको कितने रुपए कमाने पड़ेंगे? ये चलते चलते आप इसको लतीफा मत मानिए जो मैं कह रहा हूं, आप चलते चलते आपके लिए एक दिलचस्प आंकड़ा है, जैसे आप चाहें तो अपने घर के होशियार बच्चों को भी सुना सकते हैं। अगर आप इस अल्ट्रा रिच क्लब में शामिल होना चाहें तो आपको केवल 1.5 करोड़ रुपए कमाने की जरूरत है। अगर कोई 1.5 करोड़ रुपए कमा ले तो वो अल्ट्रा रिच हो जाता है भारत में। लेकिन अगर आप स्विट्जरलैंड में हैं और आप अल्ट्रा रिच कहलाना चाहते हैं तो आपको 71 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे। अमेरिका में इसके लिए आपको 48 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में 46 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे। यहां तक कि ब्राजील जैसे देश में, जो कि विकसित नहीं बल्कि विकासशील देश है, वहां भी 3.6 करोड़ से कम में आपको अल्ट्रा रिच नहीं माना जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का गरीब तो गरीब है ही, भारत का, जिसे भारत का अमीर आदमी समझा जाता है, वह भी दुनिया के पैमाने पर कितना गरीब है। यह है मोदी जी के आर्थिक अमृतकाल की असलियत। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी समस्याओं की जड़ मोदी जी के शासनकाल में है। भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं पुरानी हैं, उन पर हम लोग कभी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इनका समाधान अमृतकाल का नैरेटिव चलाने से नहीं होने वाला है। इसीलिए राहुल गांधी ने जो कहा था वह ठीक कहा था। असली बहस चलाने के लिए इस प्रकार की बातें ठोक कर कहनी पड़ती हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था
इसलिए इसके ऊपर बहस हो रही है। मैं भी आपके सामने समीक्षा कर रहा हूँ और आप इन आंकड़ों को सुनकर अपने दोस्तों के साथ इसकी चर्चा एक बार अवश्य करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद। चलने से पहले एक बार फिर मैं आपसे अपील करूँगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएँ। हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष, तथ्यात्मक किस्म की समीक्षा करते हैं। हमारा किसी से लेना एक, न देना दो, न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर, यही हमारा सिद्धांत है। और हमें शुरू से पत्रकारिता का जो प्रशिक्षण दिया गया है, उसका सार तत्व इसी बात में है कि पत्रकार को हमेशा अपनी दृष्टि आलोचनात्मक रखनी चाहिए, निंदात्मक नहीं, आलोचनात्मक रखना चाहिए। और जो लोग सत्ता में हैं, उनकी तारीफ करने से लगातार बचना चाहिए, क्योंकि अच्छा काम करना उनका कर्तव्य है। अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे, तो उनकी आलोचना करना हमारा कर्तव्य है। बहुत-बहुत धन्यवाद।